आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा, जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस वाला जो वॉल्यूम थर्ड है। वॉल्यूम थर्ड के अंदर से आप इस चैप्टर को जो है कवर करेंगे और हमारे बोर्ड एग्जाम में इसका 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो आपका इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि उसके अंदर से अगर आप देखेंगे तो आपको 6 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा और आपको 2 मार्क्स की थ्योरी मिल जाएगी। तो 8 मार्क्स का क्वेश्चन जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसको प्लीज़ मिस ना करें, मेरी वीडियोज़ को बराबर इसे देखें, जो बोर्ड स्टूडेंट्स हैं वो भी देखें। इवन आगे अगर आप सीए करेंगे, सीएस करेंगे, सीएमए करेंगे तो फ्यूचर में भी ये काम आने वाला चैप्टर है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कैश फ्लो स्टेटमेंट तो आप छोड़ ही नहीं सकते। कैश फ्लो स्टेटमेंट को अगर छोड़ दिया, ये समझ लीजिए कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है अपनी लाइफ में। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट को मैं ये कहूँगा कि कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स जो हैं, इवन अगर आर्ट वाले भी देखना चाहें वो भी देख सकते हैं, साइंस वाले भी देखना चाहें वो भी देख समझते हैं, क्योंकि इसको देखने से आपको बस यही पता लगाना है पैसे का आना और जाना। तो पैसे का आना और जाना सब लोग जानते हैं कि पैसे का आना और जाना कैसे होता है। एक दो पॉकेट है, एक में आ रहा है, एक से जा रहा है, ठीक है। उसी को हम इसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट में समझेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट को हम स्टार्ट करते हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारा एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर आप देखेंगे कि इसमें पहले क्या हुआ करता था, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 लगा करता था। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कौन इशू करता है? ये हमारी जो आईसीएआई है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ये हमारा आईसीएआई, जैसे शॉर्ट में आईसीएआई बोल रहा हूँ मैं, ये हमारे एएस इशू करती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है वो हमें बड़ी बड़ी कंपनीज में, बिजनेसेस में चेक करने पड़ते हैं। एज एन ऑडिटर अगर हम बात करें, सीए की बात करें, तो सीए का ये वर्क होता है कि वो चेक करे। तो हम बात करते हैं यहाँ पे एक ऐसी कंपनी की जो लिमिटेड कंपनी है। मैं रिलायंस का एग्जांपल लूंगा। रिलायंस एक लिमिटेड कंपनी है। तो रिलायंस लिमिटेड कंपनी को क्या करना पड़ेगा, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट कंपलसरी बनाना पड़ेगा। कंपलसरी का मतलब जरूर जरूर बनाना पड़ेगा। जितनी भी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं, जितनी भी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, जिनका मार्केट में आप शेयर देखेंगे, जिन्होंने शेयर इशू कर रखे हैं, और हम कहें कि अगर आप देखेंगे तो स्टॉक मार्केट आप जानते ही हैं, उसमें बीएससी है और एनएससी है। बीएससी में आपका क्या चलता है, सेंसेक्स चलता है, और एनएससी में आपका निफ्टी चलता है। तो अगर हम देखें तो वहाँ पे प्राइसेस होते हैं कंपनीज के, जो कंपनीज लिस्टेड हैं स्टॉक मार्केट में। तो जिन कंपनी के शेयर्स लिस्टेड है उन्हें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना कंपलसरी है, मैंडेटरी है, जरूरी है। तो आप इसे ध्यान से समझें। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 हुआ करता था, अब वो हमारा खत्म हो चुका है। उसको चेंज करके आईसीआईसीआई ने कर दिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड। एक वर्ड इसमें जुड़ गया है एएस3 और ब्रैकेट में आ गया रिवाइज्ड। रिवाइज्ड का मतलब क्या है? रिवाइज्ड का मतलब है कि कंपनी को जब वो अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएगी तो उसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड के हिसाब से बनाना पड़ेगा। इसमें एक सेट ऑफ फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट को हम लोग फॉलो करेंगे। और उस फॉर्मेट के अंदर कुछ नहीं, एक प्रोग्रामिंग है। उस प्रोग्राम में हम क्या करेंगे, अपने इनपुट डालेंगे और हमारी वैल्यूज से क्या होगा, हमारा कैश का बैलेंस आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? एक तो कंपनी के लिए सबसे पहले आपको स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल चाहिए। कंपनी का स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल चाहिए, इनकम स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, वही बात है। कंपनी का स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल हो, या कह दीजिए इनकम स्टेटमेंट आपके पास हो। प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बोलेंगे यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल बोलेंगे या इनकम स्टेटमेंट बोलेंगे। और आपके पास कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम पोजीशन स्टेटमेंट भी बोलते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अगर आप बात करेंगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर हम लोग जनरली बैलेंस शीट की बात करते हैं, और कंपनीज की बैलेंस शीट देखेंगे तो आपको उसमें वर्टिकली दिखाई देगी, ठीक है। शेड्यूल 3 के हिसाब से आपको वर्टिकली बैलेंस शीट दिखाई देगी, हॉरिजॉन्टल की बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब चीजें कंपनी से 2013 में चेंज कर दी है। कंपनी से 2013 जो है उसमें चेंजेस करे। चलिए देखते हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर सबसे पहले कंपनी के पास जो सबसे पहली एक्टिविटी होती है, जहां पे कंपनी के पास पैसा आता है और जाता है, वो है कंपनी की कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मैं दोबारा से बोलूंगा, ध्यान से सुनिए। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये कंपनी की एक प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी है। प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी का मतलब क्या है? प्रिंसिपल रेवेन्यू का अगर मैं बात करूं, कोई बेकरी शॉप वाला है तो बेकरी शॉप वाले की प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग क्या है? उसकी शॉप है। उसकी शॉप के अंदर अगर आप देखेंगे तो पैडीज है, उसकी शॉप के अंदर बिस्किट्स हैं, ठीक है, कोका कोला रखता है। तो ये उसके सारे जो आइटम्स हैं, ये उसकी प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प करेंगे। वो इन्हें सेल करेगा और इनसे रेवेन्यू जनरेट करेगा। तो सेम पैटर्न पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे रिलायंस लिमिटेड के अंदर कई सारे सेगमेंट हैं। मैं एक सेगमेंट का नाम देता हूँ, टेलीकम्युनिकेशन का सबसे अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं। जियो को आप सब लोग जानते हैं, जियो से आप अवेयर हैं। तो रिलायंस लिमिटेड कंपनी को ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है, कंपलसरी है। देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले वो बनाएंगे अपना कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो रिलायंस कंपनी जो है बहुत बड़ी है, उसका एक सेगमेंट है जिसका नाम है
टेली कम्युनिकेशन सेगमेंट में उसने अपना जियो डाल रखा है, तो उसका सबसे बड़ा जो रेवेन्यू जनरेट करने का सोर्स है वो जियो का है। यानी कि वो क्या करती है, सिम सेल करती है, मोबाइल सेल करती है, इनके थ्रू क्या करती है, रेवेन्यू अर्न करती है। तो कंपनी के पास यहाँ पे रेवेन्यू आएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी मीन्स प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी, मेन एक्टिविटी, कोर एक्टिविटी, इसके बगैर कंपनी चल ही नहीं सकती है। प्रॉफिट और लॉस जो आएगा वो यही आएगा कंपनी का। कैश में प्रॉफिट और लॉस अभी निकालना सीखेंगे इस एक्टिविटी के अंदर, ठीक है। फिर आता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, नाम से ही पता लग रहा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में बात करेंगे कि अगर रिलायंस लिमिटेड ने अपने जियो सेगमेंट के अंदर क्या कर रखे हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं, जैसे उसने लैंड एंड बिल्डिंग खरीद रखी है, उसने प्लांट एंड मशीनरी खरीद रखी है, कोई उसने क्या करा, फर्नीचर उसने सेल कर दिया है। मैंने कहा मोटा मोटी बात करें, यहाँ पे फिक्स एसेट्स की बात करेंगे। तो फिक्स एसेट्स हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ शेयर्स की बात भी कर लेंगे, तो उसने इन्वेस्टमेंट कर रखा है किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स में, तो हम यहाँ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। इन्वेस्टमेंट में पैसा आना जाना देखेंगे, ऑपरेटिंग में पैसा आना जाना देखेंगे। लास्ट एक्टिविटी बनाती है कंपनी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब है कंपनी के साइज ऑफ कंपोजिशन ऑफ कैपिटल में चेंज होना, यानी कि ओनर्स इक्विटी में चेंज होना। कंपनी ने कहीं से पैसा उधार ले लिया शेयर इशू करके, तो कंपनी के पास इनफ्लो आ रहा है, पैसा आ रहा है, कंपनी ने उन्हीं शेयर को क्या करा, एक टाइम के बाद उनका रिडेम्पशन कर दिया। अगर बात करूं तो इक्विटी शेयर का रिडेम्पशन नहीं होता, उनका बायबैक होता है। तो इक्विटी शेयर जो है वो उन्होंने क्या कर लिया, बायबैक कर लिए, तो पैसा चला गया। प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन कर दिया तो पैसा चला गया। ऐसे में बात करेंगे कंपनी ने डिवेंचर्स इशू कर रखे हैं मार्केट के अंदर, डिवेंचर होल्डर का पैसा क्या करा, वापस कर दिया, रिडीम कर दिया, तो उनका पैसा चला जाएगा। डिवेंचर्स इशू करके और पैसा ले लिया कंपनी ने, तो कंपनी के पास पैसा आ जाएगा, तो यहाँ पे भी इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है। तो ये 3 एक्टिविटीज आपकी मेन एक्टिविटीज हैं। प्लीज इसे ध्यान से सुनिएगा, इस एक्टिविटी का ऑर्डर आप चेंज नहीं कर सकते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की रिवाइज ने ये आपको सेटअप फॉर्मेट दे रखा है। पर्टिकुलर एक्टिविटी के अंदर हम पढ़ेंगे, पर्टिकुलर एक्टिविटी के अंदर हम इनफ्लोज भी देखेंगे, आउटफ्लोज भी देखेंगे। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के इनफ्लोज क्या है, आउटफ्लोज क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के इनफ्लोज क्या है, आउटफ्लोज क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी के इनफ्लोज क्या है, आउटफ्लोज क्या है, वो सब हम 1 बाय 1 इसके अंदर देखेंगे। ये अच्छा खासा लंबा क्वेश्चन हमारा बनने वाला है। 6 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में आता है, प्लीज इसे लूज मत करिएगा। और 2 मार्क्स का थ्योरी अगर मैं आपको कहूँ, कहीं शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यू में आ सकता है, ठीक है, कहीं आपका जो है उसके अंदर आपका स्टेटमेंट्स के अंदर पूछ सकता है कोई भी आपसे चीजें इसके अंदर, तो प्लीज इसको इग्नोर मत करिएगा। 8 मार्क्स का इसके अंदर से आता ही आता है। चलिए, उसके बाद हम बात कर रहे थे, पहले पुराने AS3 की बात करते हैं, तो वहां पे 2 मेथड हुआ करते थे, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड आप ध्यान रखिए नॉट इन सिलेबस है, डायरेक्ट मेथड नॉट इन सिलेबस है, ठीक है। वो मेथड बहुत पहले हुआ करता था, मैं अगर उसे पढ़ा दूं तो आप पढ़ भी सकते हैं मुझसे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे आता है। लेकिन डायरेक्ट मेथड नॉट इन योर सिलेबस, आपके सिलेबस में डायरेक्ट मेथड नहीं है, नहीं है, नहीं है। आपको ध्यान रखना है, आपके सिलेबस में ओनली एंड ओनली इनडायरेक्ट मेथड है। तो आपका कैश फ्लो का क्वेश्चन जो होने वाला है, ये इनडायरेक्ट मेथड से होने वाला है, हम डायरेक्ट मेथड को टच नहीं करेंगे। तो इनडायरेक्ट मेथड को हम लोग फॉलो करेंगे। और इनडायरेक्ट मेथड ने किसका फॉर्मेट दिया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थी रिवाइज ने इनडायरेक्ट मेथड को बताया और उसके अंदर ये फॉर्मेट दिया है। सेट ऑफ फॉर्मेट के अंदर हम भी देखेंगे क्या क्या हमारा इनफ्लोज है, क्या क्या हमारा आउटफ्लोज है, ठीक है। तो एक बार हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम बात करें तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी को हमें करना है, इस पूरे क्वेश्चन को हमें करना है इनडायरेक्ट मेथड से। जब इनडायरेक्ट मेथड से आपके पास क्वेश्चन आएगा, तो उस सिचुएशन में आपको 2 चीज चाहिए क्वेश्चन पेपर में। एक तो आपके पास क्या होना चाहिए, इनकम स्टेटमेंट होना चाहिए, यानी स्टेटमेंट ऑफ P&L होना चाहिए। जनरली कंपनी का ही क्वेश्चन आएगा आपके यहाँ पे, लिमिटेड कंपनी का, ठीक है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, सोल प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप फर्म्स हैं, वो कैश फ्लो बना सकती हैं, ओके, उनके पास ऑप्शन है। लेकिन एक लिमिटेड कंपनी के लिए अगर हम बात करें तो उनके लिए कंपलसरी है, मैंडेटरी है, वो उनके लिए रिकमेंडेटरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो ना बनाए कैश फ्लो स्टेटमेंट, बनाना ही पड़ेगा, ओके। उसके बाद हम अगर बात करें तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात करें, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, हमको स्टेटमेंट ऑफ P&L मिलेगा, हमको सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, प्रॉफिट ढूंढना है, प्रॉफिट ढूंढना है। प्रॉफिट हमारा बेस बनेगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, प्रॉफिट हमारा बेस बनेगा। ये समझिए सबसे बड़ी एक्टिविटी बस एक ही है इसके अंदर, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो आपको उलझाएगी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपको उलझाएगी, और कोई एक्टिविटी इतना नहीं उलझाएगी आपको, जो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी इतना उतनी उलझाएगी। इसमें हमको आप कुछ लेजर बनाने पड़ेंगे। हाँ, जैसे हम बात करें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आपको एसेट्स का लेजर बनाना पड़ सकता है, उसकी सेल परचेस निकालने के लिए, ठीक है। हो सकता है आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में किसी शेयर का, यानी कि इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर्स का या डिवेंचर का आपको लेजर बनाना पड़ जाए। तो उन लेजर्स को बना के हम लोग क्या करेंगे, कुछ मिसिंग फिगर्स निकाल लेंगे, और मिसिंग फिगर्स को लेजर से निकाल के इस कैश फ्लो में डालेंगे, या तो इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा, और हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरा हो जाएगा। एक टर्म और यहाँ पे याद रखिएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश का मतलब तो प्योर कैश है,
कैश इन हैंड है आपके पास, प्योर कैश है आपके पास। कैश एट बैंक है, वो आपके पास क्या है, वो भी आपके पास आपका पैसा बैंक में रखा हुआ है। लेकिन अगर बात करें कैश इक्विवेलेंट में, तो कैश इक्विवेलेंट में सबसे पहले आप याद रखिएगा कमर्शियल पेपर आते हैं। ये कमर्शियल पेपर क्या होते हैं, जनरली जो आपकी गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं, ये कुछ थोड़े टाइम के लिए इशू करती हैं, 2-3 महीने के लिए, जब उनको पैसे की ज़रूरत होती है और आप 2-3 महीने के लिए उनको पैसा देते हैं, उसके बाद अपना पैसा वापस ले लेते हैं। इनसिग्निफिकेंट रिस्क होता है, रिस्क बिल्कुल नहीं होता, आपको पता होता है आपको कितना मिलने वाला है। तो वो कैश इक्विवेलेंट है, वो पेपर जो है आपके पास कमर्शियल पेपर, वो कैश इक्विवेलेंट है, हार्ड कैश नहीं है। वो बन जाएगा लेकिन हार्ड कैश आप उसे कैश इक्विवेलेंट में लेके चलेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या होंगे, ट्रेजरी बिल्स होंगे, ठीक है। ट्रेजरी बिल्स कई बार देखा होगा आपने, पढ़ा होगा आपने, बीएसटी वगैरह में ट्रेजरी बिल्स होते हैं, आपने 11 में पढ़ा होगा। ट्रेजरी बिल्स को हम लोग क्या करते हैं, कंपनीज इशू करती हैं, ठीक है, उससे भी पैसे इकट्ठे करती हैं। और हम बात करें यहाँ पे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स की बात करेंगे, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, मैंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आपके किसके अंदर आने वाले हैं, कैश इक्विवेलेंट के अंदर आने वाले हैं। उसके बाद आप देखेंगे, और यहाँ पे अगर बात करें करंट इन्वेस्टमेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है करंट इन्वेस्टमेंट। कई बार आप देखेंगे आपको बैलेंस शीट में हेड मिलता है करंट एसेट्स, उसके अंदर लिखे हुए इन्वेस्टमेंट, कुछ नहीं लिखा उसका नेचर, तो आप उसे करंट इन्वेस्टमेंट मानेंगे, और उसको करंट इन्वेस्टमेंट मान के आप कहाँ ले जाएंगे, उसे आप कैश इक्विवेलेंट में ले जाएंगे। करना क्या है, क्वेश्चन की स्टार्टिंग कैसे होगी, हम यहां से क्या करेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से या तो हमारी फिगर इनफ्लो आएगी या आउटफ्लो आएगी, यानी कि या तो पैसा प्लस में या तो आएगा कंपनी के पास या जाएगा, प्लस या माइनस दोनों में से एक फिगर आएगी, नेट करेंगे लास्ट में। ऐसे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में पैसा आएगा या जाएगा, प्लस की फिगर आएगी या माइनस की फिगर आएगी। फिर ऐसे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में प्लस का फिगर आएगा या माइनस का फिगर आएगा। मैं वर्ड या बोल रहा हूँ, दोनों एक साथ नहीं हो सकते, या तो प्लस आएगा या माइनस आएगा। ऐसा हो सकता है दो एक्टिविटी में प्लस आ जाए, एक में माइनस आ जाए, या तीनों एक्टिविटी में माइनस आ जाए या तीनों एक्टिविटी में प्लस आ जाए। तीनों एक्टिविटी को हम क्या करेंगे, फिर फर्दर नेट करेंगे। फर्दर नेट कैसे करेंगे, एक बार हम देख लेते हैं। सपोज करिए यहाँ पे आपका 10 रुपीज आ गया प्लस का, यहाँ पे आपका 8 रुपीज आ गया प्लस का, यहाँ पे आपका 2 रुपीज आ गया माइनस का। फिर दोबारा से बताता हूँ, 10 रुपीज प्लस का आया, 8 रुपीज प्लस का आया, 2 रुपीज माइनस का आया, तो 10 प्लस 8 18 हुआ प्लस का, 2 आपने माइनस करा, तो आपका नेट आया 16 रुपीज आपका नेट आया। अब ये 16 रुपीज आपका नेट आया है, इसके अंदर आपको क्या करना है, कंपनी के बैलेंस शीट में जाना है, आपको ओपनिंग कैश बैलेंस मिलेगा, ओपनिंग कैश बैलेंस मिलेगा, ओपनिंग कैश बैंक मिलेगा। बैंक में कई बार आपको ओवरड्राफ्ट भी मिल सकता है, ठीक है, उसे डील करेंगे क्वेश्चन में। इसके बाद आप क्या करेंगे, जैसे ओपनिंग बैलेंस को प्लस करेंगे, आपका क्लोजिंग बैलेंस टैली हो जाएगा। अल्टीमेट कुछ नहीं करा आपने, गेम खेला, अपने कैश को इधर उधर से उठा के बैलेंस शीट के कैश से क्या कर लिया, ओपनिंग प्लस यानी कि नेट प्लस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग टैली कर लिया, और आपका टैली हो गया, तो आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट बन गया। पर कैश फ्लो स्टेटमेंट के कुछ लिमिटेशंस भी हैं, भी देखेंगे क्वेश्चन के अंदर लिमिटेशंस भी एक होती है। कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जो नहीं दिखाता, जैसे नॉन कैश आइटम। अब नॉन कैश आइटम में मैं आपको भी इतने सारे आइटम बता दूंगा कि आप समझ जाएंगे नॉन कैश आइटम क्या है। अब आप सोच रहे हो सर आपको हम इतना थ्योरी पढ़ा रहे हैं, थ्योरी जरूरी है बेटा, थ्योरी जब तक नहीं सीखोगे तब तक कुछ नहीं कर सकते। बेसिक थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट, थ्योरी जान होती है चैप्टर की, ठीक है, थ्योरी इज अ लाइफ ऑफ चैप्टर। तो अगर आप थ्योरी को नहीं पढ़ते हैं तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं आप बहुत बड़ा क्राइम कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अब आपके पास इतना टाइम नहीं है, अब तो आप देखेंगे तो आपका पेपर जो है वो 18 को इकोनॉमिक्स का है, 23 को अकाउंट्स का है, और 27 को बीएसटी का है। तो आपके पास, और कब तो 12 तारीख को फिजिकल एजुकेशन का है, तो आप तो फिजिकल एजुकेशन की तैयारी में लगे हुए होंगे। अकाउंट्स तो आई थिंक कोई छू ही नहीं रहा होगा, लेकिन मेरी आपको एडवाइस है, आप डेली बैठ के कम से कम 2 घंटा अकाउंट्स करिए। थोड़ा थोड़ा जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे लेक्चर देखते रहिए, और मेरे लेक्चर को देख के, ठीक है, इनको थोड़ा सीखिए। मैं आपको ओनली एंड ओनली वही टॉपिक कराने वाला हूँ जो बोर्ड रिलेटेड है। ओनली हम 23 मार्च तक, यानी कि एक दिन पहले 22 मार्च तक हम लोग वही टॉपिक्स करने वाले हैं जो हमारे बोर्ड ओरिएंटेड है। मेरा अगर जितना बताया वो आपने कर लिया, एटलीस्ट मैं आपको इतना कहता हूँ, अच्छे मार्क्स भी आएंगे, और जो बच्चे बिल्कुल कुछ नहीं करके बैठे हैं वो पास हो जाएंगे अच्छे मार्क्स से, उनके 50 प्लस आ जाएंगे। तो इसको आप डील करिए, जो जो मैं आपको बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट करिए। अभी बीच में ऐसा हुआ था कि थोड़ा सा डिस्कनेक्टिविटी हो गई थी क्लासेस की, उसके लिए मैं आपसे सॉरी चाहूँगा, क्योंकि क्लास की डिस्कनेक्टिविटी कुछ इशू था मेरे यहाँ पे, इस वजह से मैं क्लासेस नहीं दे पाया आप लोगों को, उसके लिए मैं सॉरी चाहूँगा। लेकिन अब मैं आपके लिए रेगुलर रहूँगा, तो मेरी बीच में क्लासेस लोगों ने देखी, उन्होंने देखा, व्यूज़ मैंने देखे अपने, और प्लीज़ मैं यही कहता हूँ कि अगर आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे पता नहीं लगेगा कि कमेंट मेरे लिए ब्लड का काम करते हैं, एक मेरे लिए टॉनिक का काम करते हैं, ठीक है। लाइक शेयर आप करिए, सब्सक्राइब आप करिए, वो आपकी इच्छा है, लेकिन कम से कम मुझे कमेंट जरूर करिए। कमेंट करने से मुझे लगता है कि हाँ मैं सही पढ़ा रहा हूँ, मेरा राइट ट्रैक है, ठीक है। मैं मनी मोटिव्स पे नहीं हूँ अभी फिलहाल के लिए, ध्यान रखिएगा। मेरा काम है लोगों को शिक्षा देना, जो लोग करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, उनको मेहनत कराना। तो प्लीज़ आपसे ये रिक्वेस्ट है,
अभी आप फिलहाल इस वीडियो को जितना मैंने अभी बनाया है इसको एक बार देखिए, और अभी हम लोग क्या करेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट का फुल क्वेश्चन आज करके देखेंगे। बैलेंस शीट हमारे को चाहिए कैश फ्लो के लिए, इनकम स्टेटमेंट चाहिए। क्वेश्चन पेपर में आपको कुछ एडजस्टमेंट्स आएंगी बाहर, जैसे आपने फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन करा था, आपको ट्रायल बैलेंस आता था, ट्रायल बैलेंस के नीचे एडजस्टमेंट्स आती थी, उन एडजस्टमेंट्स को पढ़ के आप क्या करते थे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बनाते थे सोल प्रोप्राइटर की, आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। लेकिन अब हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट को भी कुछ उसी तरीके से पढ़ने वाले हैं। इनकम स्टेटमेंट हमारे पास आ सकता है, बैलेंस शीट हमारे पास आएगी, और बैलेंस शीट के नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स आएंगी। लेकिन आपको इनकम स्टेटमेंट अगर ना मिले तो आपको बैलेंस शीट मिलेगी, कैसे, वर्टिकल, और नीचे आपको मिलेगा, उसके नीचे क्या मिलेगा आपको, उसके नीचे आपको एडजस्टमेंट्स मिलेंगी। और मैं आपको बोर्ड ओरिएंटेड बता दूं, पिछले साल के आप पेपर्स उठा के देख लीजिए, कैश फ्लो का क्वेश्चन हमेशा आ रहा है, और कैश फ्लो के क्वेश्चन के अंदर आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले आपको वर्टिकल बैलेंस शीट मिलेगी, और वर्टिकल बैलेंस शीट के बाद आपको एडजस्टमेंट्स मिलेगी। एडजस्टमेंट तो बहुत ईजी आती है, 2-3 एडजस्टमेंट देता है कोई एग्जामिनर, लेकिन आप घबराइए मत, बहुत ईजी है। 8 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए, 6 मार्क्स का न्यूमेरिकल, 2 मार्क्स की थ्योरी, ठीक है। आप इसे छोड़ेंगे नहीं, इसे बिल्कुल करेंगे, इसे ढंग से करेंगे, और आप इसको प्लीज याद रखिए। आज मैं भी इसको यहीं करता हूँ, एक बार आप वीडियो देख लीजिए, फिर हम लोग मिलते हैं, ठीक है। हम लोग मिलेंगे अभी 1 घंटे बाद फिर मिलने वाले हैं, और हम ये लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं। तब तक आप मेरी वीडियोस को देखिए, थोड़ा सा कैश फ्लो को पढ़ लीजिए बुक से, आपके पास जो भी बुक है, टीएस गिरवाल है, टीएस गिरवाल से पढ़ लीजिए, चतुर्वेदी नगरवाल है उससे पढ़ लीजिए, ठीक है। आपके पास संदीप गर्ग है उससे पढ़ लीजिए, सुभाष दे है उससे पढ़ लीजिए, किसी भी बुक से आप पढ़ लीजिए। कॉन्सेप्ट सब बुक में एक ही रहने वाला है, क्योंकि 1 + 1 2 ही होंगे, ठीक है, 2 + 2 4 ही होंगे, 3 + 1 भी 4 होंगे, लेकिन कंसेप्ट आप कहीं इधर से कर लीजिए, सब जगह एक ही रहने वाला है। ओके, नाइस टू मीट यू, मिलते हैं 1 घंटे के बाद। ओके, थैंक यू।